बीमारी जो जहन में आती है वो है कोरोना संक्रमण। और वक्त का पहिया कुछ यूं घूमा है कि पिछले साल इसी महीने में पूरा देश लॉक हो चुका था देश की भलाई के लिए, क्योंकि ये महामारी देश को जकड़ते हुए आगे बढ़ रही थी और एक बार फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। उसको लेकर क्या कुछ बिजनौर में तैयारियां की गई हैं और तमाम अस्पतालों के संचालक हमारे बीच मौजूद हैं। इनका अस्पताल स्वास्थ्य संबंधी बीमारी और खासतौर पर जब बात हम कोरोना की करेंगे तो क्या कुछ योगदान दे रहा है, उस पर बातचीत होगी। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए हो जाए। शुरुआत में डॉक्टर अशोक चाहल आपसे करना चाहूंगी। सबसे दरख्वास्त है कि अपना माइक ले लें, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है ये जानना जब बात बिजनौर की आती है। स्वास्थ्य संबंधी जो तमाम बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, चुनौतियां क्या कुछ हैं, क्योंकि जब बात बड़ी बीमारियों से जब मैं कहती हूँ, हार्ट अटैक जैसी बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, या यूं कहें कोरोना संक्रमण ही हो गया, बिजनौर वासी जो हैं बड़े बड़े शहरों का रुख करते हैं। ऐसे में क्या स्थिति में बदलाव हुआ है, और अगर हाँ तो क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? मैम देखिए, पहले से बहुत सुधार आया है हमारे ज़िले में। पहले प्राथमिक सेवाओं के लिए भी हमें बाहर जाना पड़ता था, मरीज को बाहर की ओर रुख करना पड़ता था, लेकिन अब हार्ट अटैक जैसी बीमारी का भी इलाज हमारे शहर में ही होने लगा है। और कोरोना काल में भी हमने बहुत कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को अपनी सेवाएं दे सकें, उनका प्राथमिक उपचार किया जा सके। हमारे हॉस्पिटल में और 3-4 और हॉस्पिटल ऐसे हैं बिजनौर में जहां वेंटिलेटर की भी सुविधा उपलब्ध है, और मरीज को अगर भेजना पड़ा तो उसे वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस हमारे पास है। वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस लगा के उसको स्टेबल करके और बड़े हायर सेंटर पे भेजा। जैसे एम्स ऋषिकेश है, वो कोरोना का एक बहुत बड़ा सेंटर डेवलप किया गया है, तो वहाँ तक मरीजों को ले जाने के लिए जो समस्या थी, हमारे IIMA ग्रुप ने पूरे उसमें सहयोग करा। हमने वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस रखी और जो गंभीर मरीज हैं उनको ले जाने की व्यवस्था हमने कराई। बिल्कुल, एक वक्त ऐसा था जब वेंटिलेटर को हमारा देश जूझ रहा था, लेकिन अब बिजनौर जैसे क्षेत्र में भी वेंटिलेटर की बड़ी तादाद में यहाँ पर व्यवस्था है, और ये बहुत अच्छी बात है। एक बार जोरदार तालियां इस काम के लिए हो जाए जो बिजनौर में किया जा रहा है। आप डॉक्टर राहुल, जिस तरीके से बात वैक्सीनेशन को भी लेकर हो रही है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हालांकि 16 जनवरी से ही शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी भ्रम अभी भी लोगों के मन में बना हुआ है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। क्या लगता है जो संक्रमण एक बार फिर से तेजी से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, बड़ी वजह इसकी ये भी कि लोग वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रहे? रंजना जी, पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आपने बिजनौर में इंडिया न्यूज़ के माध्यम से ये अधिवेशन करवाया, और IIMA की तरफ से हम सब लोग डॉक्टर्स जितने भी हैं, आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और ये बिजनौर के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है और बहुत गर्व की बात है कि इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम अपनी बात लोगों के सामने रख पा रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया अभी कि वैक्सीनेशन को चालू हुए काफ़ी टाइम हो गया है और ज़्यादातर लोगों को सेकंड डोज लग चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में, और जनमानस अभी भी थोड़ा सा कतरा रहा है। तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है, और जो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स किसी भी वैक्सीन के होते हैं वही हैं, जैसे कि बुखार, थोड़ा सा माइल्जिया हो गया, मस्कुलर पेन जिसे हम बोलते हैं सिंपल भाषा में, बस वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और जो कि विदिन 24 आवर्स रिकवर हो रहे हैं। और सेकंड डोज के बाद जैसे कि रिसर्च में पाया गया है कि आफ्टर द सेकंड डोज 1 महीने के बाद आपकी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। तो डेफिनेटली ये एक बहुत कारगर उपाय है कोरोना से बचने का। और अभी इस समय, पहले तो हम कह रहे थे सामाजिक दूरी और मास्क लगाइएगा, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिएगा, वो तो अभी भी करना है, लेकिन अगर हमारी एंटीबॉडीज़, हमारी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाएगी तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो फिर ये जो थोड़ा सा अभी हम बंधन महसूस कर रहे हैं, सारे लोग मास्क के साथ हमें जाना पड़ता है, हम किसी फंक्शन को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने लोगों से मिलने से कतरा रहे हैं, तो ये वैक्सीनेशन उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में। डॉक्टर राहुल, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं आप, और एक डॉक्टर के तौर पर मरीजों से मिलते हैं, कामकाज के स्तर पर आप सावधानी बरत रहे हैं, लोगों से भी कह रहे हैं। IIMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो बिजनौर शाखा है उसके आप सेक्रेटरी भी हैं।
तो उस पदाधिकारी के नाते, उस संस्था से जुड़ाव होने के नाते क्या और बड़ी जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि इस कोविड काल में पिछले जो कठिन समय गुजरा है हम लोगों का, उसमें आपकी क्या भूमिका थी और आने वाले दिनों में किस तरह की भूमिका होगी बिजनौर में? डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने जब ये कोरोना काल चालू हुआ। जैसे कि प्रशासन ने टाइम टू टाइम हमें गाइडलाइंस दी और एज अ IMA सेक्रेटरी, एज अ IMA पोस्ट बियरर ये हमारा दायित्व था, हमारा कर्तव्य था कि हम उस चीज़ को जो प्रशासन की दी गई गाइडलाइंस हैं उसको आम जनता में हम कन्वे करें, कम्युनिकेट करें। जब हमें शुरुआत में गाइडलाइंस दी गई कि आपको OPD बंद करनी है, सिर्फ अपनी इमरजेंसी सर्विसेज चालू रखनी है, तो हमने वो फॉलो किया। और उस समय भी इमरजेंसी सर्विस देते हुए भी हमने अपना भी ध्यान रखा, अपने डॉक्टर्स, अपने स्टाफ का भी ध्यान रखा और जो आम पेशेंट आते थे हमारे हॉस्पिटल्स में उन्हें भी हमने पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई, मास्क की और सैनिटाइजेशन मशीनें लगाई गई, जैसे कि गेट्स पे लगाई गई, हॉस्पिटल के क्लिनिक्स पे लगाई गई। प्लस जो प्रोटोकॉल्स OT में हमें फॉलो करने चाहिए, आपको शायद पता नहीं होगा कि जो हमारा एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हम बहुत हाई रिस्क पे होते हैं ड्यूरिंग द सर्जरीज, क्योंकि एरोसोल्स जनरेट बहुत ज़्यादा होते हैं जी सर्जरी में। लेकिन फिर भी हमने उस कठिन समय में PP किट के ज़रिए से और मास्क के ज़रिए से हमने बहुत सस्ते रेट्स पे बल्क में IMA के प्लेटफॉर्म पे एक साथ हमने बहुत सस्ते रेट पे मास्क उपलब्ध करवाए, PP किट उपलब्ध करवाई। ये हमने अपनी संस्था के लिए करा और इससे नॉर्मल जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उन्हें भी डेफिनेटली फ़ायदा हुआ, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा एक बहुत क्लियर कट ये नहीं था कि पेशेंट कहाँ जाए, कैसे करे, क्योंकि OPD में भी दिक्कत आ रही थी। तो OPD में हमने अपने नंबर्स जो है मीडिया के बंधुओं के ज़रिए से हमने उसमें प्रकाशित करवाए पेपर्स में कि ये हमारे इमरजेंसीज नंबर हैं और किसी पेशेंट को अगर कोई दिक्कत आती है तो कृपया करके इन जो है नंबर्स पे कांटेक्ट करें। और टेलीमेडिसिन के माध्यम से हमने उनको कंसल्टेशन दिया, जिसका हमारे IMA के किसी भी डॉक्टर ने कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं लिया। उन दो ढाई महीने हमने फ्री ऑफ द कॉस्ट कंसल्टेशन टेलीमेडिसिन के जरिए से वो करा है। और जो इमरजेंसी सेवाएं भी दी गई हैं उसमें हमने कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट जो कि हमें बिकॉज ऑफ द PP किट या जो हमारी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें पड़ी, हॉस्पिटल्स को पड़ी, जैसे कि ग्लव्स हो गए या मास्क हो गए, N95 मास्क हो गए, उसके बाद P100 मास्क हम यूज़ करते थे OT में जाने के लिए, तो वो हमने कोई भी उसमें एक्स्ट्रा चार्ज पेशेंट से नहीं लिया। डॉक्टर HS चौहान साहब, आप भी हमारे साथ हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं आप और आपकी क्लिनिक का नाम ही है त्वचा क्लिनिक। कहाँ से शुरुआत हुई और ये नाम को आपने रखा और सीधे सीधे स्किन से जुड़े जो तमाम त्वचा से जुड़े रोग से जुड़ा, जर्नी कैसी रही है आपकी और क्या स्कोप देखते हैं आप बिजनौर में, जब हम चर्चा कर रहे हैं कि चिकित्सा सुविधाएं कैसी हैं और समय के साथ कितनी वो बेहतर हुई है? हेलो, धन्यवाद इंडियन न्यूज़ एंड रंजना जी। मैंने अपने त्वचा क्लिनिक का नाम इसलिए रखा कि वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में त्वचा है, इसीलिए मैंने पूछा। तो सभी तरीके के पेशेंट्स के लिए वो इजी हो गया, त्वचा क्लिनिक यानी चर्म रोग जी। और वरना कोई अलग अलग इंग्लिश नाम रखता है तो वो यहाँ पे हमारे यहाँ थोड़ा दिक्कत है, लेकिन वो समझने में लोगों को ईजी है, नाम तो इसलिए रखा। और अभी इस कोरोना के टाइम पे स्किन में बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो बहुत रिकर हो रहे हैं बार बार, उनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो रहा है अवेयरनेस की वजह से। जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गए और सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए, ये बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहे हैं। और कोरोना वैक्सीन के बाद क्या होता है कि कुछ लोगों को फीवर आता है, उसके साथ रैश भी आती है उनको, तो किसी को लगता है मीज़ल्स है क्या है, लेकिन वो बेसिकली उसके लिए है, लेकिन वो 2-3 दिन के अंदर सबसाइड हो जाती है, तो उसको ज़्यादा ट्रीट करना मुश्किल नहीं है। लेकिन थोड़ा फंगल इन्फेक्शन का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कोरोना के बाद थोड़ा सा बढ़ा है। वर्कलोड भी काफ़ी रहा होगा और दूसरी तरफ जिस तरह आप सावधानी बरतते रहे, काम करने में मुश्किलात तो थे। अब फिर से एक बार चूँकि मरीज़ बढ़ रहे हैं, कोविड संक्रमण बढ़ रहा है और बिजनौर में वो स्थिति अभी नहीं है, हालांकि बड़े शहरों में खासकर मुंबई और दूसरे राज्यों में तस्वीर दूसरी निकल कर सामने फिर से आने लगी है। ऐसे में आप कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं कि आने वाले दिनों में, जहां आपको लग रहा था कि अब धीरे धीरे उभर रहे हैं उन सब पुरानी बातों से, फिर से एक नई चुनौती खड़ी हो गई है? हाँ, लेकिन उसके लिए हम लोग पहले से प्लानिंग कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ पेशेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिन का फॉलोअप रख सकते हैं और ऑनलाइन ट्रीटमेंट चालू रख सकते हैं। जैसे हमारे डर्मेटोलॉजी में, स्किन में ऑनलाइन ट्रीटमेंट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है,
तो पेशेंट आराम से 15-20 दिन, एक महीने बाद भी आता है। आज दिखाया उसने, फिर 1 महीने बाद फॉलोअप पे बुला रहे हैं। बाकी बस हम उसको ये सुविधाएं देंगे ऑनलाइन ट्रीटमेंट पे, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता रहे, मेडिसिन सप्लाई रहे। अब जैसे हम पेशेंट्स को कुरियर कर देते हैं तो कुरियर का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते उसको। ये 1 मंथ की थेरेपी दी तो एक बार उसने फॉलोअप पे दिखाया और बाकी हम उसको ट्रीटमेंट ऐसे ही उसको ऑनलाइन चालू रखते हैं। वैसे बिल्कुल। नंबर कम रखते हैं। जी बिल्कुल, धीरे धीरे जो देश है वो आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी नई नई तकनीकों का इजाद हो रहा है। डॉक्टर उपेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं आप, जितना मैं समझ पा रही हूँ लेप्रोस्कोपिक का अर्थ होता है कि बहुत कम दर्द में आप सर्जरी को कर पाएं जिससे कि पेशेंट्स को भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सर्जरी के नाम पे लोगों के जहन में डर इतना है, भय इतना है कि वो करवाते ही नहीं है। ऐसे में बिजनौर में इस सर्जरी का आना और इस तकनीक का इस्तेमाल होना कितनी बड़ी कामयाबी आप मानते हैं? जैसे कि हम पेशेंट को समझाते हैं कि कोई भी चीज़ आप देखो, जैसे पहले टीवी होता था, बहुत बड़ा होता था, अब टीवी एकदम स्लीक हो गया। कारें बड़ी थीं, बहुत हैवी थीं, वो सारी चीज़ें लाइट होती चली गई। ऐसे ही हमारे चिकित्सा क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में काफ़ी चेंजेस हुए हैं और कोई भी चीज़ हम पहली चीज़ से कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है हर आदमी आजकल ज़्यादा सुविधा चाहता है, तो लेप्रोस्कोपी भी उसी का एक पार्ट है। लेप्रोस्कोपी में हम लोगों को शरीर में ज़्यादा छीड़ाफाड़ी नहीं करनी पड़ती, छोटे छोटे होल बना के ही उनसे ही पूरा कंप्लीट ऑपरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस के चांस बहुत कम हो जाते हैं। पेशेंट अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, अपने पेशेंट रूटीन वर्क पे काफ़ी कम समय में वापस आ जाता है। ये सारे फायदे हैं। तो क्या लगता है कि ये अब आने वाले समय में यहाँ से और बेहतर होती जाएगी या इसको लेकर भी कई चुनौतियां हैं अभी उसको पार पाना हो? मैम, अभी लेप्रोस्कोपी से भी आगे और नई चीज़ें आ गई हैं। एक टेक्निक आई है नॉट्स, उसमें ऑपरेशन जो करते हैं नेचुरल ओरिफाइस से जाके करते हैं ताकि कॉस्मेटिकली भी शरीर को कोई दिक्कत ना हो। और ये चेंजेस तो मेडिकल में लगातार हमारे साइंटिस्ट प्रयास कर रहे हैं और लगातार इसमें सुधार होते ही रहेंगे। जी बिल्कुल, सुधार जो है वो समय की मांग है और वो होना ही चाहिए। आप डॉक्टर राहुल, डॉक्टर चहल जो है वो लाइफलाइन हॉस्पिटल जो कि संचालक हैं आप, और मैं समझना चाह रहा हूँ कि किस तरह बेहतर सेवाएं आप दे पा रहे हैं मरीजों को और संभावना क्या देखते हैं, क्योंकि हम संभावनाओं पर इसलिए चर्चा करते हैं कि यहाँ आने का मकसद हमारा ये रहता है कि जो भी मौजूदा स्थितियाँ हैं उनसे और कैसे बेहतर रास्ते बनाए जा सकें। पीछे जब आप पलट के देखते हैं, जहाँ से शुरुआत की थी आपने, अपने हॉस्पिटल की स्थापना की थी, कहाँ आप खड़ा पाते हैं खुद को और आगे कहाँ किस तरफ रास्ता देख रहे हैं? देखिए, बिजनौर में जब हम आए थे, शुरुआत की थी, तो बेसिक चीज़ों के लिए मेरठ भागना पड़ता था। उससे होता ये था कि जो गंभीर मरीज़ थे उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती थी, या जब वो उस संस्थान में पहुंचते थे, बड़े संस्थान में पहुंचते थे, तब उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो कोशिश हमारी यही रहती है, हमने यहाँ वेंटिलेटर्स रखे। वेंटिलेटर्स शुरू में बिजनौर में नहीं थे, बड़ी चीज़ थी वेंटिलेटर लाना। हमने 5 से 6 वेंटिलेटर हमारे हॉस्पिटल में हैं, बाकी पुलकित हॉस्पिटल हैं उसमें भी वेंटिलेटर हैं। तो 3-4 जगह हैं बिजनौर में जहाँ वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। तो कई सारे प्रोसीजर ऐसे होते हैं जिसमें मरीज को वेंटिलेटर पे लेके उसका एक प्राथमिक उपचार करा जा सके, उसको हायर सेंटर पे भेजा जा सके, या यहाँ मैनेजेबल है पेशेंट तो यहाँ मैनेज करा जा सके। ये सुविधाएं बिजनौर के लिए नई थी और दिन प्रतिदिन इन सेवाओं में बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि जो सेवाएं कल थी वो आज नहीं है, जो आज हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे भी बेटर सुविधाएं निकट भविष्य में हम प्रोवाइड कर सकें। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी यह है क्योंकि तकनीक के साथ साथ आप जो सुविधाएं हैं उनका भी यहाँ पर बढ़ोतरी उनमें होनी चाहिए। आप चौहान जी, आपसे आना चाहूँगी, तकनीक भी आ रही है, सुविधाओं में इजाफा भी देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बड़ी समस्या डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर भी बनी हुई है। अक्सर ऐसा होता है कि अत्याधुनिक सुविधाएं जिस अस्पताल में होती हैं वहाँ पर डॉक्टर्स नदारद पाए जाते हैं, उसे किस तरीके से आप देखते हैं और आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि वो कौन से स्टेप्स होंगे जिनको इस क्षेत्र में उठा के कम से कम मरीजों को सही समय पे डॉक्टर्स वहाँ पर उपलब्ध हो सके? एक बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हम ना डॉक्टर्स ड्यूटी शिफ्ट, छोटे शिफ्ट्स रख सकते हैं ताकि वर्कलोड भी ज़्यादा ना रहे और टाइम स्पैन भी कम रहे।
जैसे सुबह के शिफ्ट में एक, दोपहर के शिफ्ट में एक, इवनिंग शिफ्ट में, ऐसे हम पेशेंट्स को भी लाइन अप कर सकते हैं और डॉक्टर्स भी ऐसे अपना टीम वर्क करके कर सकते हैं इसको, इसमें प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। जी, बिल्कुल यहाँ पर डॉक्टर्स को भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि राघवेंद्र जी कई छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, खासतौर पर छोटे गांव होते हैं, जिले होते हैं, जहाँ पर खासतौर पर सरकारी जिला अस्पतालों में अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहाँ पर लंबी कतारें तो मरीजों की होती है लेकिन डॉक्टर्स नदारद पाए जाते हैं, और ये अपने आप में भयावह। रंजना, एक बात जो डॉक्टर चहल ने कही कि पहले मरीज जाते थे मेरठ की तरफ, रास्ते में डेथ हो जाती थी, समय लगता था पहुंचने में। मैंने जो यहाँ देखा बिजनौर में करीब 200 छोटे बड़े अस्पताल होंगे, अंदाज़ा है मेरा लगभग जी। लेकिन कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल नज़र नहीं आया जो एक छत के नीचे वो सारे ट्रीटमेंट मिल जाए या इस तरह की सुविधाएं हों। मैं डॉक्टर देसवाल साहब आपसे जानना चाहता हूं कि IMA के पदाधिकारी होने के नाते आप क्या महसूस करते हैं कि अभी बहुत गुंजाइश है या बहुत काम होना है बिजनौर में, कम से कम इस तरह की सुविधाएं हों जो मरीज़ का यकीन बढ़े, वो बड़े शहर की तरफ ना जाए, उसको यकीन हो कि हमारे शहर में ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे हॉस्पिटल हैं कि हमारा यहाँ ठीक और अच्छा इलाज होगा। डेफिनेटली राघवेंद्र जी, जैसे कि मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मुझे करीबन 8-9 साल यहाँ बिजनौर में हो गए हैं जब से मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है जी। और मैंने ये पाया कि पहले जब हम आए थे तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारी ऐसी सर्जरीज थी ऑर्थोपेडिक्स में जो यहाँ नहीं होती थी, जैसे कि स्पाइन सर्जरीज हो गई या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो गई, और अब वो सारी सुविधाएं हम अपने पेशेंट्स को दे पा रहे हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और बिगर सर्जरीज में आती हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया या स्पाइन सर्जरीज हो गई। अब रही बात कि हमारे पास टर्सरी केयर सेंटर एक ऐसा, वाकई में जो आपने बताया बहुत सही एक आप जो है एक पॉइंट आपने रखा कि टर्सरी केयर सेंटर अभी तक बिजनौर में ऐसा नहीं है जहाँ पे एक छत के नीचे सारी स्पेशलिटीज़ और सुपर स्पेशलिटीज़ मिल जाए। तो उसके लिए पहली बात तो ये कि हमारा जो ज़िला है, जनपद बिजनौर है, ये टायर 3 सिटी में आता है, तो आपको स्पेशलिटी तो सारी मिल ही रही हैं लेकिन वो एक छत के नीचे नहीं मिल रही, और जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो भी थोड़ा सा बिजनौर में आने से कतराते हैं, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी में एक तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट महंगा हो जाता है, पेइंग कैपेसिटी हमारे यहाँ के पेशेंट की कम है, लेकिन आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ ऐसे प्राइवेट वेंचर्स अगर आते हैं मिल के पार्टनरशिप में, तो ये वाकई में बिजनौर के लिए एक वरदान साबित होगा, जिसकी बहुत ही आवश्यकता भी है निकट फ्यूचर में, और ऐसा चल भी रहा है, ये इन द पाइपलाइन है भी कि कुछ प्राइवेट जो है पार्टनरशिप में कुछ लोग ये प्लान कर रहे हैं। ये अच्छी बात है और उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इस तरह की व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। रंजना, एक बात आप भी जिक्र कर रही थी कि यहाँ पर या किसी भी शहर में जहाँ हम लोग जाते हैं, मौजूदा स्थितियाँ अपनी जगह हैं, इतिहास अपनी जगह होता है और संभावनाओं को हम अलग तरह से देखते हैं। उपेंद्र जी को हम शामिल करिए चर्चा में, और हम लोग ये जानना चाहेंगे आप क्या चाहते हैं कि बिजनौर में और किस तरह की चिकित्सा सुविधाओं में सुधार की ज़रूरत है, गुंजाइश है? देखो, सुधार तो पहले से अगर हम कंपेयर करें काफ़ी है, और सुधार एक ऐसी चीज़ है जो कभी अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, ये तो डे बाय डे चलता रहेगा, होता रहेगा। अभी भी जैसे आप बात कर रहे थे एक छत के नीचे सारे इलाज, इस तरफ लोग जा रहे हैं, जैसे हम हैं 4 लोग डॉक्टर हैं एक हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब के यहाँ हैं, इनके यहाँ 4-5 स्पेशलिटी हैं, और नियर फ्यूचर में भी कुछ और डेवलप हो रहा है, और बिजनौर के लिए मेडिकल कॉलेज भी सैंक्शन हो गया है, वो मुझे लगता है 2-3 साल में उसमें भी जो है चिकित्सा सुविधाएं शुरू हो जाएंगी।